हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं उन वर्ड्स को जो वर्ड्स हमने मंडे टू फ्राइडे में सीखे थे पिछले वीक में, और वही अंदाज में सीखेंगे कि आपको सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालते हैं, उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, फिर वर्ड का मीनिंग जानने के बाद उस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वर्ड आपको जो देखना है वो है टसल। अभी इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, ए दे रखा है, तो डिटरमिनर के बाद जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? नाउन। तो ये हो गया नाउन। तो टसल यहाँ पे क्या है? नाउन है। टसल का मतलब क्या होता है? टसल से मतलब होता है फाइट। टसल से मतलब होता है स्ट्रगल, या फिर कह सकते हो आप इसे बैटल, मतलब लड़ाई को बोलते हैं। हिंदी में नोट कर लीजिएगा, लड़ाई। और इसका मतलब क्या हो गया? द रेफरी बुक्ड हिम। बुक का मतलब सजा देने को बोलते हैं बुक, ठीक है, अगर वर्ब के रूप में है तो। रेफरी ने उसे सजा दी और टसल विद द गोली। किस लिए? गोली, गोली मतलब गोलकीपर। तो गोलकीपर के साथ लड़ाई करने के कारण उसे सजा दी गई रेफरी के द्वारा। तो रेफरी ने उसे गोलकीपर के साथ लड़ाई करने के लिए सजा दी। ये पहला सेंटेंस है। तो फाइट, स्ट्रगल, बैटल इसके सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट पे आ जाएं, प्यूनिटिव मेजर्स। तो यहाँ पे आपको जो देखना है वो क्या वर्ड है? वो वर्ड है प्यूनिटिव। ठीक है, ये प्यूनिटिव वर्ड आपको देखना है। प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट फॉरेन कंपनीज। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? प्यूनिटिव का मतलब होता है जो दंडात्मक है, जो सजा से संबंधित है, उसे कहते हैं प्यूनिटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके मतलब। इसका मतलब प्रतिशोधात्मक भी कह सकते हो, रिटेलिएटरी, प्रतिशोधात्मक। इसका मतलब आप विंडिक्टिव भी कह सकते हो, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत, ये भी कह सकते हो। ठीक है, एक पीनल इसका सिनोनिम होता है, दंडात्मक। हिंदी में लिखेंगे क्या? दंडात्मक, सजा से संबंधित। तो रिटेलिएटरी, विंडिक्टिव, पीनल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। मेजर्स यहाँ पे नाउन है। तो प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट फॉरेन कंपनीज का मतलब क्या है? मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स। मेजर्स का मतलब क्या है? स्टेप्स। अब ये नाउन है तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हुआ। तो मेजर्स, स्टेप्स, स्टेप्स कौन से? प्यूनिटिव स्टेप्स, मतलब दंडात्मक कदम। किसके खिलाफ? फॉरेन कंपनीज के खिलाफ। तो विदेशी कंपनियों के खिलाफ कैसे मेजर्स हैं, कैसे स्टेप्स हैं? विंडिक्टिव स्टेप्स हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका दूसरा वर्ड हमने सीखा, प्यूनिटिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। पीनल होता है, विंडिक्टिव होता है, रिटेलिएटरी होता है। तीसरा जो है, द एलिगेशंस आर सीरियस एनफ टू वारंट एन इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो आपको सीखना है वो है वारंट। मैं आज अलग तरीके से क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि क्लास मुझे लगभग एक मंथ तक इसी तरीके से लेनी पड़ेगी। मैं कहीं बाहर रहूंगा, आउट ऑफ टाउन रहूंगा, इसलिए मुझे ओबीएस पर ही क्लास लेनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इससे यूज टू हो जाऊँ, इसलिए मैंने क्लास बोर्ड पर ना लेके यहाँ पर स्टार्ट की है क्लास। और इससे देखो एक्सप्रेशन भी दिख जाएंगे मेरे। काफी बच्चे कहते हैं कि सर टीचर्स के एक्सप्रेशन दिखते हैं तो ही ज्यादा हम कनेक्ट हो पाते हैं, तो वो कनेक्टिविटी वाला इश्यू भी नहीं रहेगा और दिखता भी बिल्कुल स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल होंगे आप इस चीज के अंदर। तो लगभग 20-25 दिन, 30 दिन का ये रहेगा कि मैं इस तरह से क्लास लूँ। तो ये कुछ दिनों के बाद डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैं थोड़ा बाहर रहूंगा, इस कारण से क्लासेस कंटिन्यू रहें, इसलिए मैंने स्टेप उठाया। चलिए, वारंट का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो है ये टू वारंट दे रखा है, इसका मतलब इन्फिनिटिव बन रहा है। तो वारंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? वारंट यहाँ पे है वर्ब। तो ये तो मैंने निकाला पार्ट ऑफ स्पीच। इस वारंट का मतलब है आवश्यकता होना। तो इसका मतलब लिखेंगे नेसेसिटेट। नेसेसिटेट, आवश्यकता होना। ठीक है, तो नेसेसिटेट के अलावा रिक्वायर भी कर सकते हैं आप। आवश्यकता होना, रिक्वायर या नेसेसिटेट। एलिगेशंस जो होता है ना, वो चार्ज होता है। एलिगेशंस का मतलब होता है चार्जेस, आरोप। तो द एलिगेशंस, एलिगेशंस तो नाउन है, तो आरोप आर सीरियस एनफ, वो आरोप बहुत ही गंभीर है। किस लिए? एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत के, मतलब अगर आप कहें कि जांच पड़ताल की जरूरत है तो इसके लिए जो चार्जेस आपने लगाए हैं ना वो गंभीर है। ठीक है, मतलब ये जो आरोप हैं वो पर्याप्त रूप से इतने गंभीर तो हैं कि इनकी गंभीरता को देखते हुए यहाँ जांच तो होनी ही चाहिए। जांच तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, ये जरूर यहाँ पे दे रखा है। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। एनफ के साथ जब आप एडजेक्टिव लगाते हो, देखो एनफ के साथ जब आप नाउन लगाते हो ना, तो नाउन तो लगता है इसके बाद में, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव लगाते हो एनफ के बाद तो एडजेक्टिव लगता है इससे पहले। तो यही देखो, एनफ से पहले एडजेक्टिव आ रहा है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि एनफ के साथ जब एडजेक्टिव लगाते हैं देन वी हैव टू यूज डिग्री पॉजिटिव। तो यहाँ पे डिग्री पॉजिटिव भी यूज की जा रही है। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। अगले सेंटेंस में आ जाए।
एज ए फॉर्मर सीनेटर ही स्टिल हैड सम हेफ्ट इन पॉलिटिकल सर्कल्स। तो हेफ्ट का मतलब देखना है। अब यहां देखें सम दे रखा डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद जो वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन। ठीक है, तो हेफ्ट का मतलब क्या है, हेफ्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, या फिर आप कह सकते हो स्वे, प्रभाव। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस या स्वे इसका मतलब है एज ए फॉर्मर सीनेटर, तो एक भूतपूर्व सीनेटर के रूप में, ही स्टिल हैड, स्टिल का मतलब इवन नाउ, अभी भी, तो एज ए फॉर्मर सीनेटर, एक फॉर्मर सीनेटर के रूप में, ही स्टिल हैड सम हेफ्ट इन पॉलिटिकल सर्कल्स, उसका अभी भी प्रभाव था किसमें, पॉलिटिकल सर्कल्स का मतलब हो गया राजनीतिक जो सर्कल्स है ना, उसके जो भी राजनीतिक मतलब उसके कॉन्टेक्ट्स हैं उसमें उसका प्रभाव अभी भी था, क्योंकि वो फॉर्मर सीनेटर रह चुका। सीनेटर मतलब सांसद, मान लीजिए, भारत की बात नहीं है, किसी और देश में सीनेटर जो है, अमेरिका में सांसद को बोलते हैं। तो एज ए फॉर्मर सीनेटर के रूप में उसका कुछ प्रभाव था पॉलिटिकल सर्कल्स में। तो इन्फ्लुएंस या स्वे इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट पे आए, फूड प्रोक्योर्ड फॉर द रिबेल्स। तो देखो ये बिल्कुल सही तरीका है किसी भी वर्ड को याद करने का, कि आप सेंटेंस में देखते हो, पार्ट ऑफ स्पीच निकालना सीखते हो, है ना। फूड प्रोक्योर्ड फॉर द रिबेल्स, फूड, हालांकि यहाँ तो ये एडजेक्टिव है प्रोक्योर्ड, लेकिन वैसे आप वर्ब के रूप में इसको ले सकते हो। फूड नाउन है और ये नाउन की विशेषता बता रहा है फूड कौन सा, तो ये वैसे तो एडजेक्टिव बन रहा है ना, लेकिन थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब मैं इसको वर्ब के रूप में समझा देता हूँ आपको। तो प्रोक्योर को वर्ब के रूप में लेंगे तो इसका मतलब होता है परचेज करना, या फिर इसका मतलब है ऑब्टेन करना। तो प्राप्त करना या खरीदना, ये इसका मतलब होगा फूड प्रोक्योर्ड फॉर द रिबेल्स। रिबेल्स का मतलब विद्रोही को बोलते हैं। तो जो रिबेल्स हैं मतलब क्रांतिकारी हैं, जो रिबेल्स हैं, जो बागी हो चुके हैं, उन बागियों के लिए फूड मंगवाया गया, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो रिबेल्स के लिए फूड मंगवाया गया। ठीक है भाई, तो प्रोक्योर को वर्ब के रूप में हमने देखा। हालांकि यहाँ पे एडजेक्टिव है, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बाद में जब आप एडजेक्टिव लगाते हो तो वो पोस्ट पोज्ड कहलाता है। नाउन के पहले लगाते हो तो उसे आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट। तो ये इसका प्रोक्योर जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन मैंने इसको वर्ब के रूप में यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, आगे देखें। टाइम कॉन्स्टेंट्स मेक इट इम्पॉसिबल टू डू एवरीथिंग। तो देखो टाइम कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे नाउन है, कॉन्स्टेंट क्या है, नाउन है। क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स दे रखा है, एस जोड़ रखा है, प्लूरल बना रखा है इसको। और टाइम कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है, लिमिटेशन को बोलते हैं ये, मतलब जो सीमितताएं हैं, मतलब एक बाउंड्री है कह सकते हो। तो लिमिटेशन कह सकते हो या रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो। ठीक है ना, एक मिनट, ये तो गलत हो गया। रेस्ट्रिक्शन की स्पेलिंग होगी, थोड़ा सा मुझे यूज टू होने में टाइम लगेगा अब इसके अंदर, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो इसके अंदर रहती है मेरे को। चलो, तो रेस्ट्रिक्शन क्या मतलब है, रेस्ट्रिक्शन एक प्रकार से आप कह सकते हो बाध्यता, एक प्रकार से आप कह सकते हो लिमिटेशन, मतलब बाउंड्री बना दी है आपने, है ना। या फिर आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो क्या, रिस्ट्रेंट भी यूज कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रेंट, जैसे कांस्टेंट होता है वैसे रिस्ट्रेंट भी होता है, तो रिस्ट्रेंट भी इसके लिए कह पाओगे। तो लिमिटेशन कह सकते हो, रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो और रिस्ट्रेंट कह सकते हो। टाइम कॉन्स्टेंट्स का मतलब हो गया समय की बाध्यता। मेक इट इम्पॉसिबल का मतलब इसे असंभव कर देती है। टू डू एवरीथिंग मतलब किसी भी चीज को करने के लिए। तो समय की बाध्यता जो है वो किसी भी चीज को, मतलब हर चीज को करने के लिए करना जो है वो इम्पॉसिबल बना देती है। इसका मतलब है कांस्टेंट नाउन के रूप में हमें देखना था। ठीक है भाई, आगे देखें। द गवर्नमेंट हैज, 6 हो गए क्या, हाँ 6। द गवर्नमेंट हैज so far refused to spell out its plans and policies। spell out का मतलब देखना है आपको। spell out क्या चीज है, spell out, देखो आप फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि स्पेल प्लस preposition जोड़ रखा है तो फ्रेजल वर्ब होगा, तो इसे फ्रेजल वर्ब के रूप में आपको देखना है। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, इसका मतलब होता है क्लियर करना, टू मेक क्लियर। इसको मिटा देता हूं, मेक क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेक क्लियर। एक्सप्लेन के अलावा आप इसे कह सकते हो मेक क्लियर, स्पष्ट कर देना, या फिर आप इसे कह सकते हैं इल्यूसिडेट, स्पष्ट कर देना। ठीक है, ये इसके मतलब है, एक्सप्लेन, मेक क्लियर या इल्यूसिडेट, स्पष्ट कर देना। तो द गवर्नमेंट हैज सो फार रिफ्यूज्ड, तो गवर्नमेंट ने अब तक, सो फार का मतलब अंटिल नाउ, तो गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है, इनकार किया है किस चीज से, अपनी प्लान्स और पॉलिसीज को एक्सप्लेन करने से। कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि खुद की प्लान्स, योजनाएं और नीतियां जो है वो समझाए, वो इल्यूसिडेट करे, स्पष्ट रूप से बताए, ये सब करने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। ठीक है भाई,
यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया, मेक क्लियर हो गया, इल्यूसिडेट हो गया, बार बार में रिपीट करेंगे, याद हो जाएंगे। एक और यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं क्लैरिफाई, क्लैरिफाई भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आए। होप्स ऑफ एन इकोनॉमिक रिकवरी हैव बीन डैश, तो मुझे डैश का मतलब बताना, और डैश का एक मतलब तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस में भी डाल दिया है, समझ गए आप। डिस्ट्रॉय करना डैश का मतलब होता है। ठीक है, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? होप्स ऑफ एन इकोनॉमिक रिकवरी हैव बीन डैश्ड। अब हैव बीन डैश्ड तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सही समझा होगा आपने, ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो डैश का मतलब वर्ब, डैश एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच को देख कर तो ये कह सकते हैं, और स्मैश या फिर ब्रेक। ठीक है, या फिर इसका मतलब आप कह सकते हो डेस्ट्रॉय तो हो ही गया, डेस्ट्रॉय। क्रैश भी कह सकते हो, तोड़ना, नष्ट करना, ये सब इसका मतलब होता है। तो डैश का मतलब स्मैश होता है, ब्रेक होता है, डेस्ट्रॉय होता है, क्रैश होता है। सो व्हाट डज द सेंटेंस मीन? होप्स ऑफ एन इकोनॉमिक रिकवरी, तो जो आशाएं हैं किसकी? आर्थिक रिकवरी की, कि भी अर्थव्यवस्था जो है वापस से रिकवर कर जाएगी, ऐसी जो आशाएं हैं वो आशाएं यहाँ पे धूमिल कर दी गई हैं, नष्ट कर दी गई हैं। किसके द्वारा? बाय द लेटेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, जो नवीनतम, जो नए बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं उससे ये पता लगता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे डेटा से होगा, यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब डेटा होगा। तो इन डेटा से यहाँ पे ये क्लियर होता है, बेरोजगारी वाले आंकड़ों से ये क्लियर होता है कि जो आर्थिक रिकवरी की जो होप्स हैं उनको क्या कर दिया गया है? नष्ट कर दिया गया है। आ गया होगा समझ में। नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्टॉप डिथरिंग एंड मेक अप योर माइंड। तो भाई स्टॉप डिथरिंग, स्टॉप के बाद में जेरेंड लगता है, पता है आपको। स्टॉप है और स्टार्ट दोनों ही के बाद में जेरेंड लगता है। तो वन थिंग दैट यू हैव टू नोट डाउन कि स्टार्ट एंड स्टॉप, ये दोनों ही चीजें हैं ना, इनके बाद में आपको जेरेंड का यूज करना है। एक तो ये ध्यान रखो, इन दोनों के बाद में जेरेंड लगाना है। दूसरा, जेरेंड लगाना है तो V0 प्लस ING है, तो इसको वर्ब के रूप में आप ले सकते हो। इसका मतलब होता है हेजिटेट, हेजिटेट कह सकते हो, वेवर कह सकते हो, है ना, हिलना डुलना एक प्रकार से, अनिश्चय की स्थिति में होना, लड़खड़ाना, फोल्टर कह सकते हो। ये सब पिछले वीक में हम देख चुके हैं, तो ये मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। हेजिटेट, वेवर, फोल्टर, डिथर। तो स्टॉप डिथरिंग का मतलब हिलना डुलना बंद करो, एंड मेक अप योर माइंड का मतलब हो गया कि अपने दिमाग को एकदम डिसाइड करो चीजों को। मेक अप योर माइंड का मतलब दृढ़ निश्चय करो, डिटरमिन करो। तो डिसाइड करने के लिए कह रहा है, हिलने डुलने के लिए, माइंड की अनिश्चितता को बंद करने के लिए कह रहा है। तो हेजिटेट, वेवर, फॉल्टर, वैसिलेट, ये सब इसके सिनोनिम्स की श्रेणी में आ जाएंगे। हेजिटेट, वेवर, फॉल्टर, वैसिलेट, हिलना डुलना, अस्थिर होना। तो अस्थिर होना स्टॉप कर दो और अपना दृढ़ निश्चय करो, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है द इशू इज लाइकली टू प्रूव अ प्रिकली वन, देन हियर यू हैव टू सी प्रिकली। ए डिटर्मिनर दे रखा है, डिटर्मिनर के बाद दो वर्ड हैं, तो ये तो नाउन के रूप में होगा वन, और ये जो है, ये वन जो है ना, इशू के स्थान पे आ रहा है। वैसे तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे इस पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन में कह सकता हूँ। और प्रिकली यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को जो मॉडिफाई करने वाला शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है। LY है हालांकि इसके लास्ट में, लेकिन फिर भी इसको आप एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये है इंट्रिकेट, जटिल, इंट्रिकेट कहा जा सकता है, या फिर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। ठीक है, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जटिल। क्या मतलब हुआ था? इशू इज लाइकली टू प्रूव अ प्रिकली वन। लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना। तो ये जो मुद्दा है इसकी संभावना है कि ये एक इस तरह से प्रूव होगा, कैसा कि कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा सिद्ध होगा ये। ठीक है, इस इशू के कॉम्प्लिकेटेड रूप से सामने आने की संभावना है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। आफ्टर दैट नंबर 11, अ डिक्रीज इन इकोनॉमी एक्सपोर्ट एक्टिविटी होबल्स आवर इकोनॉमी। होबल, होबल का मतलब पहली बात तो ये वर्ब है, क्योंकि अ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एक्टिविटी, डिक्रीज जो है वो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इसकी वर्ब है। होबल्स दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ रखा है। इसका मतलब है हिंडर, बाधा डालना। ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्ट करना, बाधा डालना, या इम्पीड कह सकते हो, बाधा पहुंचाना। ऑब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो, बाधा पहुंचाना। ये सब सिनोनिम होंगे, हिंडर, रेस्ट्रिक्ट, इम्पीड, ऑब्स्ट्रैक्ट। तो अ डिक्रीज, डिक्रीज यहाँ पे नाउन है क्योंकि ए के बाद दे रखा है, तो जो कमी है किसमें? एक्सपोर्ट एक्टिविटी में। होबल्स आवर इकोनॉमी, वो हमारी अर्थव्यवस्था को क्या कर देती है? रेस्ट्रिक्ट कर देती है, बाधा पहुंचाती है। ये इसका मतलब हो गया होबल का। ठीक है, एक और मैंने बताया था इसके अंदर, शायद आपको याद आ रहा हो तो, हैमस्ट्रिंग। ठीक है, एक और अगर आपको याद आ रहा हो तो फैक्टर भी बताया था मैंने, ये सब बताए थे इसके सिनोनिम्स। तो हिंडर, रेस्ट्रिक्ट, इम्पीड, ऑब्स्ट्रैक्ट, हैमस्ट्रिंग, फैटर। तो कहने का मतलब ये है
कि एक्सपोर्ट एक्टिविटी, निर्यात वाली जो एक्टिविटी है ना, उसमें कमी जो है वो हमारी इकोनॉमी को क्या करती है, होबल करती है, मतलब रुकावट डालती है। एन इंटरमिनेबल मीटिंग, इंटरमिनेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ये देखो एबल जुड़ा हुआ है लास्ट में, और वैसे भी डिटरमिनर के बाद दो शब्द हैं तो दूसरा शब्द तो नाउन होगा, तो पहला शब्द एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंडलेस या फिर अनएंडिंग, अंतहीन, जिसका कोई एंड ना हो, उसे कहते हैं क्या, इंटरमिनेबल। ये है इंटरमिनेबल मीटिंग। तो ऐसी बैठक है, ऐसी मीटिंग है जो कभी ना खत्म होने वाली है, अंतहीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अ मीटिंग टू डिस्कस प्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, अ मीटिंग टू डिस्कस प्रोस्पेक्टिव चेंजेस। तो चेंजेस तो नाउन है क्योंकि इसमें प्लूरल बना हुआ है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब है पॉसिबल, संभव जो है, पॉसिबल जो है, एक्सपेक्टेड जो है, ठीक है, जो एंटिसिपेटेड है, एंटिसिपेटेड है। और एक इसके लिए वर्ड होता है पोटेंशियल, ये तो बहुत बार न्यूज़पेपर में काम में आता है, संभव। तो पॉसिबल, एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, पोटेंशियल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। संभव के लिए है, कहना चाह रहा है मीटिंग टू डिस्कस प्रोस्पेक्टिव चेंजेस। तो एक मीटिंग, एक बैठक किसके लिए, मतलब जो बदलाव हो सकते हैं ना, उन बदलाव को डिस्कस करने के लिए। किसमें बदलाव चाहिए, इन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट विधेयक में, कोई कानून है गवर्नमेंट का, उसमें बदलाव के लिए, जो संभावित बदलाव हो सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिवाइल। रिवाइल क्या है भाई, वर्ब, क्योंकि वॉज के बाद दे रखा है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो ये मैन वर्ब है। इसका मतलब क्रिटिसाइज करना होता है, आलोचना करने को क्या बोलते हैं, रिवाइल। तो इसके लिए आप सेंसर भी यूज कर सकते हैं, सेंसर, रिवाइल, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, और क्या कह सकते हो, एक सी पे और था, कंडेम कह सकते हो। तो निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। तो ही वॉज नाउ डिवाइड बाय द पार्टी, अब उसको पार्टी के द्वारा क्या किया गया, उसकी आलोचना की गई। दैट ही हैड हेल्प टू लीड, कि उसने सहायता क्यों की थी, आगे बढ़ने के लिए। अब उसकी आलोचना की गई पार्टी के द्वारा कि उसने सहायता की थी लीड करने के लिए, कि वो लीड करना चाहता था पार्टी को, या आगे मतलब बढ़ना चाहता था, इसलिए। He was that was an intrusive question. What does it mean? Intrusive, सबसे पहले तो एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले मॉडिफायर है, वो एडजेक्टिव आएगा। इंट्रूसिव का मतलब क्या है, इंट्रूसिव का मतलब होता है इंटरफेरिंग, मतलब हस्तक्षेप करने वाला। इंटरवीनिंग भी कह सकते हो, इंटरवीनिंग भी कहा जा सकता है। इसके लिए एक चीज और देखो, आप कह सकते हो डिसरप्टिव, व्यवधानकारी, जो व्यवधान पहुंचाए चीजों के अंदर, जो मतलब कहें कि क्या कह सकते हो, डिस्टर्बिंग हो, वो भी कहला सकता है इंट्रूसिव। अनोइंग भी कह सकते हो, परेशान करने वाला। तो दैट वाज एन इंट्रूसिव क्वेश्चन, तो ये एक ऐसा प्रश्न था जो इंट्रूसिव था, जो हस्तक्षेप डालने वाला था, ऐसा प्रश्न था जो व्यवधानकारी था, ये इसके मतलब है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 15 सेंटेंसेज। ठीक है, 15 सेंटेंसेस कंप्लीट। ये अपने मंडे टू फ्राइडे वाले जो पिछले वीक के वर्ड थे, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि संडे को आएगा, संडे किसी कारण से नहीं ला पाया था, मैं चाह भी रहा था एक बार ओबीएस से क्लासेस स्टार्ट करें, क्योंकि अब कंटिन्यू क्लासेस 25 से 30 दिन, मैं कह रहा हूँ आपको 1 मंथ मान लीजिए, 1 महीने तक, लगभग 15-16 तारीख के बाद क्लासेस आपको इस तरह से मिलेंगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ क्लासेस कंटिन्यू रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लासेस मिल रही है आपको, आपको मैं सामने चाहिए, मैं भी सामने आ रहा हूँ, सब कुछ समझ में भी आ रहा है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।